बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है तलाक। तलाक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है। सूरह तलाक की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 और इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 226 ता 232 में तलाक की वजाहत की गई है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 और सेक्शन 8 तलाक के तरीक़ेकार को वाज़े करते हैं। तलाक खावंद का एक मजहबी हक है और इस हक पर पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। कुछ टाइम के लिए इस तरह हुआ था कि लोगों ने निकाह के वक्त ये शराइत आयद करना शुरू कर दी थी कि अगर खावंद तलाक देगा तो इतना उसको जुर्माना किया जाएगा, या तलाक की सूरत में खावंद इतनी रकम देने का पाबंद होगा, या बीवी अगर तलाक मांगेगी तो उसको ये जुर्माना किया जाएगा। तो फिर बाद अज़ां ये मामला जब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने अपने फैसला जात में अहकामात सादर फरमाए कि तलाक जो है वो एक खावंद का शरई और कानूनी हक है और इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह तलाक जो है अगरचे नापसंदीदा फेल है, लेकिन कानूनी तौर पर उसके इंसान खावंद के इस हक को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तलाक जो है वो दो तरह की होती है। ज़बानी तौर पर भी तलाक दी जा सकती है और तहरीरी तौर पर भी तलाक दी जा सकती है। अगर कोई शख्स ज़बानी तौर पर चाहेगा तो ज़बानी तलाक देगा, ज़बानी भी तलाक हो जाती है और तहरीरी तौर पर देने की सूरत में भी तलाक हो जाती है। और ये जो लोगों ने एक नए नए क़यास किए हुए हैं कि तलाक खावंद ने भेजी थी और लड़की वाले ये कहते हैं कि जी हमने डाक वसूल नहीं की तो इस तरह तलाक नहीं हुई। ऐसा नहीं है। जब खावंद ने लिख दिया, लिख कर दस्तखत कर दिए या ज़बान से बोल दिया, खा उस वक़्त बीवी मौजूद हो या ना हो, गवाहान की मौजूदगी में अगर खावंद ने ज़बानी तौर पर तलाक दी तो तलाक हो गई, और अगर खावंद ने लिख दिया तो तलाक हो गई। खा डाक जब मर्ज़ी पहुँचे ना पहुँचे, रास्ते में रुक जाए, तो तलाक जो है वो चूँकि खावंद का हक है और खावंद ने देनी होती है। जब खावंद ने तलाक दे दी तो तलाक जो है वो वकूअ पज़ीर हो जाती है। अब तलाक की अक़साम है कि तलाक किस किस तरह दी जा सकती है और उसके कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। तो हम तलाक की जो अक़साम है उसको एक एक करके मुख्तसरन जो है वो डिस्कस करेंगे। तलाक की मेन 3 अक़साम है और कुछ फिर इसकी ज़ैली अक़साम है। पहले मैं उन मेन जो 3 अक़साम है उनकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तलाक की जो किस्म है वो है तलाक अहसन, नंबर 2 पे आती है तलाक हसन और नंबर 3 पे आती है तलाक बिदअत। तलाक अहसन जो है वो सबसे बेहतरीन किस्म है तलाक की। तलाक अहसन में इस तरह होता है कि खावंद अपनी बीवी को अय्याम तोहर में, जबकि औरत पाकीज़गी के दिन गुजार रही होती है, और साथ शर्त है कि तोहर के उन अय्याम में खावंद ने अपनी बीवी के साथ इज़दवाजी ताल्लुकात कायम ना किए हों, और उस तोहर के अय्याम में खावंद अपनी बीवी को एक तलाक देगा। एक तलाक देने के बाद फिर वो इद्दत का इंतज़ार करेगा और बीवी जो है वो इद्दत का दौरानिया खावंद के घर में गुजारने की पाबंद है। और इस 3 माह के अरसा के दौरान खावंद अगर अपनी बीवी के साथ रजू नहीं करता और उसके साथ इस अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करता तो तलाक 3 महीने का यानी 3 तोहर जब मुकम्मल हो जाएंगे तो तलाक ऑटोमेटिकली मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वो एक तलाक होगी।
और इस सूरत में जब इद्दत का दौरानिया पूरा हो जाएगा तो तलाक इर्रिवोकेबल हो जाएगी और फिर बाद में खावंद और बीवी जो है वो एक दूसरे की ज़िंदगी से अलग हो जाएंगे और बीवी जो है वो जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है और इसी तरह खावंद जो है वो भी जिसके साथ चाहे शादी कर सकता है। लेकिन अगर खावंद और बीवी के माबैन दोबारा सुलह हो जाए, वो दोबारा एक दूसरे के साथ पहले की तरह रहना चाहें तो फिर वो दोबारा निकाह कर सकते हैं और उस दोबारा निकाह के लिए किसी किस्म के किसी हलाला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ताहम निकाह नए सिरे से किया जाएगा और हक महर जो है वो दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन अगर इस 3 माह के अरसे के दौरान खावंद अपनी बीवी के साथ रजू कर लेता है तो रजू करने फिर वो तलाक जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंचती, ताहम तलाक बीवी जो है वो फिर अपने खावंद के साथ रह सकती है, लेकिन खावंद का एक तलाक का जो हक है वो ख़त्म हो जाता है और तलाक जो है इस सूरत में रिवोकेबल होती है जब तक वो अपनी मुकम्मल पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। तो इसको तलाक रजई भी कहते हैं, यानी जिसमें रजू का हक होता है और अगर खावंद 3 महीने के दरमियान चाहे तो बीवी से रजू कर सकता है। और रजू के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अज़दवाजी ताल्लुकात ही ज़रूरी हैं। बिलफ़र्ज़ तलाक देने के बाद या खावंद बैरून मुल्क चला जाता है या कहीं दूर दराज के इलाके में चला जाता है तो फिर उसके लिए रजू में नीयत का ही करना काफ़ी है, जो फिर उसको फ़ोन करके बता सकता है कि मैंने आपके साथ रजू कर लिया है। तो इस सूरत में भी रजू समझा जाएगा और तलाक जो है वो इर्रिवोकेबल नहीं होगी। यह तलाक की सबसे अहम किस्म है और इसी को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे नापसंद फरमाया है, लेकिन अगर तलाक ज़रूरी हो तो ये तरीका जो है वो सुन्नत के मुताबिक है। इसके बाद है तलाक हसन। तलाक हसन ये होती है कि अगर तलाक 3 मरतबा दी जाए और 3 जो सक्सेसिव तोहर होते हैं, यानी लगातार के 3 तोहर में एक तोहर के दौरान एक तलाक दे दी, फिर अपने आप को रोके रखा, ना रजू किया ना अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए और इसके बाद जब दूसरा तोहर शुरू हुआ दूसरे तोहर में दूसरी तलाक दे दी, ना अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए और ना रजू किया और इसी तरह जब तीसरा तोहर शुरू हुआ फिर तीसरी मरतबा तलाक दे दी और अब जब के तीसरी मरतबा तलाक दी जाएगी तो फिर तलाक इर्रिवोकेबल हो जाएगी, फिर उसमें जो है वो रजू की सूरत बाकी नहीं रहेगी। और आम तौर पर लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि 3 बार ही तलाक देना ज़रूरी है, जबकि तलाक हसन में जो एक तलाक होती है वो 3 महीने का अरसा पूरा होने के बाद वो तलाक मुकम्मल होती है और इस किस्म में खावंद का दोबारा रजू का निकाह की सूरत में हक भी कायम रहता है। रजू तो नहीं कर सकता लेकिन दोबारा निकाह किया जा सकता है। तो जब तलाक हसन में 3 मरतबा 3 सक्सेसिव तोहर में 3 तलाक़ें दी जाएंगी तो पहली 2 तलाक़ों में रजू का हक बाकी रहता है और यूँ ही तीसरी तलाक दी जाती है तो रजू का हक ख़त्म हो जाता है और तलाक की इस किस्म को तलाक हसन कहते हैं। तलाक हसन और तलाक हसन के लिए ज़रूरी है कि तलाक जो है वो अय्याम तोहर में दी जाए। नाबालगी के खातून के नाबालगी जो खातून के वो अय्याम जो नापाकी के होते हैं उन अय्याम में तलाक देना हराम है। ताहम अगर कोई देगा तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन तलाक जो है वो काउंट कर ली जाती है, लेकिन उस तलाक की वो जो किस्म है उसको नापसंदीदा फरमाया गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को नापाकी की हालत में तलाक दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चला तो आपने इस फेल को नापसंद फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि आप अपनी बीवी से रजू करें। उन्होंने रजू कर लिया। ताहम बाद में जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रजू कर लिया था, लेकिन वो एक तलाक जो है उसको काउंट कर लिया गया था। इस तरह वो तलाक जो अय्याम नापाकी में दी जाएगी वो तलाक
काउंट हो जाएगी, लेकिन उसको उस फेल को जो है वो नापसंदीदा फरमाया गया है। ये थी तलाक की मेन जो 3 किस्में हैं। और अब इसके बाद इसकी ज़ैली अक़साम आती हैं, जिसमें सबसे पहले है तलाक़ इला। तलाक़ इला ये होती है कि अगर ख़ावंद कसम खा ले कि वो अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं रखेगा और इस कसम के बाद 4 महीने का दौरानिया गुज़र जाए और ख़ावंद वाक़अतन अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करता, तो फिर तलाक़ इला जो है वक़ूअ पज़ीर हो जाती है। और नेक्स्ट उसकी जो फॉर्म है वो है तलाक़ ज़हार। तलाक़ ज़हार ये होती है कि ख़ावंद अपनी बीवी को किसी ऐसे रिश्ते के साथ तशबीह दे जो ख़ावंद के लिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में आता है। पाक रिश्तों में जो महरम रिश्ते होते हैं, जिस तरह उसकी वालदा है या उसकी बहन है, अगर वो नियतन अपनी बीवी को अपनी वालदा से या अपनी बहन से या किसी दीगर महरम रिश्तों के साथ तशबीह देगा, तो फिर वो तलाक़ ज़हार जो है उसका सबब बनेगा। और इन दोनों सूरतों में जब तलाक़ इला और तलाक़ ज़हार जो है उसके लिए ख़ातून को फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से तलाक़ की जो है डिग्री हासिल करनी पड़ेगी और डिग्री हासिल करने के बाद तलाक़ जो है वो मुकम्मल होगी। और अगर इन दोनों तलाक़ों की अक़साम में इस अरसे के दौरान अगर ख़ावंद अपनी बीवी के साथ रुजू कर लेता है, यानी तलाक़ इला में 4 महीने के अरसे के दौरान वो औरत के साथ इज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर ले, या फिर तलाक़ ज़हार में वो तशबीह देने के बाद फिर अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर ले, तो इस सूरत में ख़ावंद जो है उसको फिर जो है वो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। और इसके बाद एक किस्म है जी तलाक़ लियान। लियान वो तलाक़ की वो किस्म है जिसमें अगर ख़ावंद दानिस्ता तौर पर बीवी पे ज़िना का यानी अडल्ट्री का कोई झूठा इल्ज़ाम आयद कर दे और उस झूठे इल्ज़ाम की वजह से ख़ातून जो है वो फिर कोर्ट में जाएगी और वहाँ से लियान को जो है वो बुनियाद बनाकर तलाक़ की डिग्री हासिल कर सकती है। तलाक़ की 7वीं किस्म है तलाक़ तफ़वीज़। तलाक़ तफ़वीज़ होती है कि वक्त निकाह बाहमी मुशावरत के साथ ख़ावंद तलाक़ का हक़ अपनी बीवी को तफ़वीज़ कर देता है। और तफ़वीज़ करने की सूरत में बीवी जो है उसके पास तलाक़ का हक़ चला जाता है, और अगर बीवी ख़ावंद के घर आबाद ना होना चाहे तो फिर वो हक़ इस्तेमाल कर सकती है। और तलाक़ तफ़वीज़ की सूरत में बीवी को तलाक़ तफ़वीज़ करने का ये मकसद नहीं है कि ख़ावंद के पास जो है वो हक़ ख़त्म हो जाता है। ख़ावंद के पास भी तलाक़ का हक़ कायम रहता है, वो भी ख़ातून को तलाक़ दे सकता है। ताहम अज़ाफ़ी इसमें ये होता है कि बीवी जो है उसके पास भी हक़ तफ़वीज़ कर दिया जाता है और बीवी जो है वो भी तलाक़ देकर ख़ुद को अपने हक़ूक़ जो ख़ावंद है उसके हक़ूक़ ज़ौजियत से अलग कर सकती है। और इसके बाद 8वीं तलाक़ की जो किस्म है वो है तलाक़ मुबारत। तलाक़ मुबारत ये होती है कि अगर ख़ावंद और बीवी की आपस में नहीं बन रही, वो कोशिश के बावजूद आपस में बतौर मियाँ बीवी अंदर हदूदुल्लाह जो है वो नहीं रह सकते, और फिर वो आपस में बैठ कर सुलह सफ़ाई के साथ ये तय कर लें कि जो है वो हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और एक दूसरे को आज़ाद कर देते हैं। और इस सूरत में वो फिर एक एग्रीमेंट लिखते हैं जिसमें मियाँ और बीवी दोनों के साइन होते हैं और दोनों आपस में अपनी बाहमी रज़ामंदी से एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, और तलाक़ की इस किस्म को तलाक़ मुबारत कहा जाता है। तलाक़ की आखिरी और 9वीं किस्म है तलाक़ खुला। तलाक़ खुला जो होती है वो अगर ख़ातून या बीवी जो है वो अपने हस्बैंड के घर में आबाद ना होना चाहे और वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए अदालत से रजू करेगी और फिर वो ख़ावंद को ऑफ़र करेगी, जिसमें ख़ावंद की तरफ से दिया गया हक़ महर या दीगर जो कोई गिफ्ट्स वगैरह हैं वो वापस करने की शर्त पे, या फिर अपनी तरफ से कुछ दीगर प्रॉपर्टी या जायदाद जो है वो ख़ावंद को ऑफ़र करेगी कि इस प्रॉपर्टी या इस रकम के इवज़ आप जो है वो मुझे अपनी जो है वो ज़ौजियत से अलग कर दें। और अदालत जो है वो ख़ावंद की इस ऑफ़र को कबूल करने के बाद जो डिग्री देती है उसको तलाक़ खुला कहते हैं।
और दूसरी टर्म में तलाक जो है वो 3 किस्म की होगी। तलाक रजई, जिसमें रजू का हक बाकी रहेगा। तलाक बाइन, जब तलाक इर्रिवोकेबल हो जाती है। और तीसरी होती है तलाक मुगल्लज़ा, यानी जब एक ही टाइम में तीनों तलाक़ें इकट्ठी दी जाती हैं तलाक़ बिद्दत में, और फिर रजू का किसी किस्म का कोई हक़ नहीं रहता, तो इस किस्म की तलाक़ को तलाक़ मुगल्लज़ा कहते हैं। ये आम तौर पर जो लोग तलाक़ के बाद फिर पहले दे देते हैं तीनों तलाक़ें, फिर किसी दीगर जो फ़िक़ा है उसके उलमा कराम से फ़तवा लेने के लिए जाते हैं, ये अमल जो है ये गैर मुनासिब है। आप जिस फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हो, बाकी सारे मामलात में ये मामलात भी उसी फ़िक़ा में डिस्कस होते हैं और उसी के तहत ये चलते हैं। और हलाला, इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो हलाला की है। ये कुछ पेशावर मौलवियों ने जो हलाला का जिस तरह तारुफ़ करवाया है, और वो अपनी हलाला के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो पहले तलाक दे देते हैं नाराज़गी की सूरत में, और फिर बाद में उनको पछतावा होता है, तो फिर वो दानिस्ता तौर पर अपने भांजे से, अपने भतीजे से, अपने भाई से अपनी बीवी का वो हलाला करवाते हैं। ये इंतहाई नापसंदीदा, गैर शरई और हराम अमल है। हलाला जो है वो नियतन कभी नहीं होता। जब तलाक होने के बाद खातून जो है वो किसी दीगर शख्स से शादी करेगी और उसके घर में आबाद रहेगी, ये मशरूत शादी 1 या 2 दिन के लिए जो होती है, ये कतई तौर पर गैर ज़रूरी है और ये गैर शरई और गैर इस्लामी है। तो इस तरह ये तलाक की अक़साम थी जिनको मुख्तसर जो है वो हमने डिस्कस किया है, और आइंदा मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में इनकी एक-एक टॉपिक या एक-एक किस्म को तफसील के साथ उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मेरे ख़्याल में ये जो इक़साम है उसकी बाबत ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवाल भेज कर पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इनकी तफसील जो है तलाक की एक एक की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। और अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि दोबारा इनकी डिटेल की वीडियो जब भी बने वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो मेरा आज का यही टॉपिक था। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।